इक्वलिटी की बात संविधान में की गई है, तो जो कानून स्त्रियों के अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्या पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं? ये दुर्भाग्य है पुरुषों का कि अभी तक उनके लिए कोई ऐसा विशेष कानून नहीं है कि हाँ, जैसे महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, हम्म। 490 दहेज विरोधी कानून है कि दहेज को रोकने के लिए दहेज वाला कानून जी। बनाया गया। पिछले 10-15 वर्षों में इन कानूनों का बहुत जमकर दुरुपयोग किया गया है और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं, अगर मैं आपको आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़े बहुत ही भयावह हैं। अगर 2021 में टोटल 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया। उसमें ओह। से जो पुरुष सुसाइड करने वाले लोग हैं वो टोटल है 1.2 लाख। मतलब कि हम्म। 75% जो है पुरुषों ने सुसाइड किया। उस लगभग 70% लगभग, और 30% 32% के करीब हम्म। महिलाओं ने सुसाइड किया। और 70 to 75% एक देश में पुरुष अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं और उनमें भी हम्म। ज्यादातर मैरिड मैन हैं। तो एक बहुत ही समस्या का विषय है, गंभीर बहुत ही विषय है। गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। और अगले आने वाले वर्षों में अगर इस पर बात नहीं की गई, अगर इस पे नहीं चर्चा की गई, या इस पे तमाम कानून नहीं लाए गए, या फिर जो तमाम कानून है उन पर कोई अवरोध नहीं किया गया, तो आगे आने वाले जो 10 वर्ष है बहुत ही भयावह होंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। दोस्तों आज इंटरनेशनल मेंस डे है और इस अवसर पर आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्त्री और पुरुष प्रकृति की अलग अलग और अपने आप में संपूर्ण इकाई है और संपूर्ण इकाई होने के बाद वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। किसी भी पुरुष के जीवन में जिस तरह एक स्त्री की भूमिका होती है, ठीक उसी तरह स्त्री के जीवन में भी पिता, भाई, पति और बेटे के रूप में पुरुष की अहमियत होती है। स्त्री पुरुष के परस्पर साझेदारी और सहयोग से परिवार और जीवन की गाड़ी चलती है। वहीं समाज में भी सौहार्द और संतुलन बना रहता है। अगर स्त्री पुरुष की समानता पर बात करते हैं, तो पुरुष के हितों पर भी बिना भेदभाव के बात करने की जरूरत है। 19 नवंबर हम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर पुरुषों का परिवार के लिए, समाज के लिए योगदान और बच्चों की जिम्मेदारी को निभाने की सराहना करते हैं। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज हम इंटरनेशनल मेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। पुरुषों को समर्पित इंटरनेशनल मेंस डे के इस खास एपिसोड में हमारे खास मेहमान इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। आज के हमारे मेहमान हैं एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी। रुद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। नमस्कार, नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को रुद्र विक्रम सिंह जी का छोटा सा परिचय बता देती हूँ। रुद्र विक्रम सिंह जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एडवोकेट के रूप में। काफी तेज तर्रार वकील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप उन्हें देश के जितने भी राष्ट्रीय चैनल है उन पे देख सकते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और कई सारी संस्थाओं में वे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। वर्तमान में वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी में सिलेक्शन कमेटी में मेंबर भी हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में वो ICCSSR शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अदानी ग्रुप्स और ऐसे कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेटा एनालिटिक्स जो कंपनी है कंटार ग्रुप्स, जो कि भारत के लिए पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे वहां पे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी एक संस्था है कुटुंब बुजुर्गों को फ्री मेडिकल सर्विस देती है और बच्चों के लिए भी यह संस्था देश भर में काम कर रही है। और इसके अलावा रुद्र विक्रम सिंह जी इंजीनियर भी हैं, बहुत चर्चित पुस्तकें लिखी हैं और उन चर्चित पुस्तकों में 22 रूम्स ऑफ ताजमहल है, दंड संहिता से न्याय संहिता है, जो कि पूरे देश भर में सराही गई है। इंटरनेशनल मेंस डे के इस खास मौके पर रुद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए, और धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। आप चूंकि कई विषयों के जानकार भी हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आज की हमारी जो चर्चा है बहुत सार्थक होने जा रही है। इंटरनेशनल मेंस डे, जनरली हम बात करते हैं स्त्रियों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम स्त्रियों के सम्मान के लिए बात करते हैं, अधिकारों के लिए बात करते हैं, उन्हें समान अवसर दिए जाने को लेकर बात करते हैं। तो निश्चित रूप से आज के एपिसोड में हम पुरुषों के हित के बारे में, पुरुषों के अधिकारों के बारे में, उनके सम्मान के बारे में बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है आज की जो हमारी चर्चा है लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, लाभप्रद साबित होगी।
सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के समय में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह पुरुष दिवस मनाए जाने के पीछे क्या औचित्य आपको लगता है, कितना महत्व रखता है ये? देखिए, मेरा एक मानना है, हमेशा से एक मानना होता है कि दिवस कमज़ोर लोगों का हमेशा मनाया जाता है। जब जब हम महिला दिवस की भी मैं बात करता हूँ, तब भी मैं कहता हूँ कि महिला दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस देश में देवियाँ हम्म, पूजी जाती हैं, जिस देश में महिलाएँ रमंत्रित देवता कहा जाता हो, जहाँ पे स्त्रियों की पूजा हम्म, होती हो, उस देश में अगर हम किसी दिवस के रूप में या माता-पिता दिवस भी हम मनाते हैं या महिला दिवस भी मनाते हैं, तो हम उस दिवस में उनको छोटा करके नहीं देख सकते और दिवस में देखना भी नहीं चाहिए। जब आज मेंस दिवस की बात हो रही है तो रुद्र जी आपको मतलब थोड़ा वो सा टोक रही हूँ। रुद्र जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी, तो जी। अगर हम मेंस दिवस की अगर हम बात करेंगे मतलब मेंस दिवस की अगर हम बात करने जा रहे हैं, मतलब कि कहीं न हम्म। कहीं पुरुष कमज़ोर हुआ है और उस पुरुष को जी। फिर से जो जब हम आधी आबादी हम कहते थे कि आधी आबादी को उसका न्याय मिलना चाहिए, हम्म। मुझे लगता है कि अब वो आधी आबादी सिमट कर पुरुषों में रह गई है क्योंकि जी। पिछले कुछ वर्षों के अगर हम डेटा उठाकर देखें, तो हमें जी। ये पता चलेगा कि वाक़ई में पुरुषों को एक ज़रूरत है ना सिर्फ़ मेंस डे मनाए जाने की, बल्कि उनके हम्म। अधिकारों की रक्षा किए जाने की, उनके प्रति जिस जी। जिस तरीके से तमाम केसेज़ ला दिए जाते हैं, तमाम तरह के चीज़ें उनको परेशानियों को वो फ़ेस कर रहे हैं और जी। उसके बावजूद कोई भी ऐसा कोई यंत्र-तंत्र, कोई भी ऐसा सिस्टम में उनके लिए कोई कानून ना होना, तो मुझे लगता है कि एक जी। अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी बात है जी। कि कम से कम इंटरनेशनल वुमेन्स डे या नेशनल वुमेन्स मेंस डे मनाया जा रहा है। हम्म। जी। जैसा कि हम स्त्री पुरुष समानता की अगर बात करते हैं तो संविधान में क्या प्रोविजन है? समानता का अधिकार अगर हम स्त्री पुरुष दोनों के लिहाज से अगर देखते हैं तो इसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं आप? देखिए संविधान जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो हमारे हम्म। मौलिक अधिकार हैं, उनकी जो बात करता है, तो उसमें एक आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि हम्म। कानून के सामने, कानून के प्रति या कानून के नज़र में अगर हम सामान्य भाषा में कहें, तो हम्म। सबके लिए समान होना चाहिए मतलब कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी विशेष जाति का हो या किसी विशेष धर्म का हो। इक्वालिटी जी। बिफोर लॉ की बात करता है हमारा संविधान आर्टिकल 14 और भी अगर हम आगे भी बात करें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 हम्म। ये सब जी। भी लगभग-लगभग समानताओं की बात करते हैं, लेकिन अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो आर्टिकल 14 बहुत विस्तृत तरीके से इसको समझाता है। हम्म। हालाँकि कुछ वर्ग जो शोषित माने गए थे या शोषित थे भी, जैसे हम हम्म। बात करें कि एससी समाज था या फिर और वर्गों के समाज थे या महिलाएँ थीं, तो उनके हम्म। लिए एक विशेष कानून बनाए गए, सिर्फ़ इसलिए कि वो मुख्य धारा में आ सकें। इसलिए जी। नहीं कि जो दूसरा वर्ग है उस पे आधिपत्य जमा के फिर से वो शोषण जो शोषण कभी हो रहा होगा, कभी शोषण अगर एससी कम्युनिटी का हो रहा हो, कभी महिलाओं का शोषण कभी जी। हो रहा हो, तो हम्म। ये कानून इसलिए नहीं बनाए गए थे कि उल्टा पुरुष वर्ग का शोषण शुरू हो जाए, बल्कि ये कानून इसलिए बनाए गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंट में कहा कि दिस वाज़ मेड जस्ट फॉर अ शील्ड नॉट एज अ स्वॉर्ड मतलब हम्म। इसको एक हम्म। शील्ड की तरह बनाया गया था आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था हम्म। ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि तलवार की तरह नहीं बनाया गया था आप इसका इसका उपयोग जो है तलवार की तरह करें किसी किसी को क्षति पहुंचाने या किसी को हम्म। अनर्गल रूप से या फिर अनैतिक रूप से किसी को क्षति पहुंचाने के लिए करें तो जी। एक कानून बिल्कुल इसमें साफ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात होनी चाहिए इक्वलिटी बिफोर लॉ हम्म। होना चाहिए देश में और संविधान की जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संविधान अपने आप में ये कहता है सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है संविधान संविधान सम मतलब हम्म। बराबर जो हम संस्कृत का शब्द है विधान मतलब जी। कानून व्यवस्था तो जब हम जी। संविधान ही कहते हैं तब हम कहते हैं कि समान विधान सबके लिए जी। उसके बाद जब आर्टिकल 14 की बात करें तब भी ये कहता है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ तो हम्म। संविधान तो बिल्कुल क्लियर है संविधान इस बाबत बात भी करता है और हम्म। कानून भी हमारे जो बने हैं किसी वर्ग को उनके जो पीछे छूट गए थे या मुख्य हम्म। धारा में लाने के लिए उन कानूनों का भी बिल्कुल ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि दूसरे वर्ग को दबाया जाए या दूसरे वर्ग को शोषित किया जाए फिर से जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि इक्वलिटी की बात संविधान में की गई है,
तो जो कानून स्त्रियों के अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जैसे हमें पता है बहुत सारे कानून स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन क्या ऐसे कानून, अगर इक्वलिटी की बात है, तो क्या पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है पुरुषों का कि अभी तक उनके लिए कोई ऐसा विशेष कानून नहीं है कि हाँ, जैसे महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, हम्म 490 दहेज विरोधी कानून है कि दहेज को रोकने के लिए दहेज वाला कानून जी बनाया गया। पॉश बनाया गया, जी जो जो महिलाएँ कार्यरत होती हैं, जो किसी ऑफ़िसेज़ में, उसके लिए हम्म पॉश एक्ट बनाया गया। तमाम तरीके हम्म की स्पेशल जो कानून जो है महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। अगर घर में है तो हम्म डोमेस्टिक वायलेंस अगर उनका हो रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 है उसके तहत वो केसेस फाइल कर सकती हैं। हम्म कोई डाउरी माँग रहा है तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके साथ-साथ आईपीसी में भी प्रोविज़न है जो पहले 498 आईपीसी प्रोविज़न था, अब बीएनएस में भी प्रोविज़न है 85, 86 सेक्शन। तो हम्म तमाम तरीके के कानून महिलाओं को और मैंने पहले भी कहा कि ये कानून सिर्फ़ इसलिए बनाए गए थे कि जो मुख्यधारा से कुछ पीछे छूट गए थे या फिर कुछ हम्म कुरीतियाँ हमारे यहाँ विद्यमान थी, जैसे हम्म दहेज वगैरह की कुछ कुरीतियाँ विद्यमान थी, जी उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उसका मकसद ये था कि उन कुरीतियों का उन्मूलन हो, महिलाओं को हम्म बराबरी का दर्जा मिले, महिलाओं को वही दर्जा मिले जो पुरुषों को दर्जा मिला है, जो हम्म संविधान हमारी बात करता है। लेकिन जी मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 10-15 वर्षों में इन कानूनों का बहुत जमकर दुरुपयोग किया गया है और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं, अगर मैं आपको आंकड़ों की बात करूँ, तो आंकड़े बहुत ही भयावह हैं। अगर जी आप आंकड़े आम जनता के सामने आए, तो उनको लगेगा जैसे मैं बहुत एक छोटा-सा आंकड़ा की बात करूँ कि जी 2021 में टोटल 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया। उसमें ओह से जो जो पुरुष सुसाइड करने वाले लोग हैं, वो टोटल है 1.2 लाख। मतलब कि हम्म 75% जो है पुरुषों ने सुसाइड किया। लगभग 70% लगभग और 30% 32% के करीब हम्म महिलाओं ने सुसाइड किया और उसमें भी जो अगर हम 1.2 लाख में भी अगर हम उसको डिवाइड करें, तो उसमें हम्म लगभग 81,000 जो मैरिड मेंस ने सुसाइड किया और उसके हम्म पीछे वजह वजह सिर्फ यही थी कि वो तमाम तरीके के अनर्गल चीज़ों में उनको फँसाया गया, तमाम तरीके के हम्म कोर्ट कानून के हम्म पचड़े में फँसे वो और महिलाओं का सुसाइड रेट बहुत कम रहा उसके बावजूद। हालाँकि सुसाइड रेट तो 0 होना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन हम्म अगर अगर ऐसे आंकड़े अगर आ रहे हैं कि 70 टू 75% एक देश में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और उनमें भी हम्म ज़्यादातर मैरिड मेन हैं, तो एक बहुत ही समस्या का विषय है, गंभीर बहुत ही विषय है। गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है और अगले आने वाले वर्षों में अगर इस पर बात नहीं की गई, अगर इस पे नहीं चर्चा की गई या इस पे तमाम कानून नहीं लाए गए या फिर जो तमाम कानून हैं, उन पर कोई अवरोध नहीं किया गया, तो आगे आने वाले जो 10 वर्ष हैं, बहुत ही भयावह होंगे, बहुत ही क्योंकि आप देखिए कि चीफ जस्टिस से लेकर अ, इस पर चिंता जताई जो अब बी आर गवई साहब जो अभी चीफ जस्टिस होने वाले हैं, अगले चीफ जस्टिस जो अभी संजीव जी खन्ना साहब हैं, अगले चीफ जस्टिस जी जो बी आर गवई साहब होंगे, उन्होंने भी एक एक सेमिनार में बोलते हुए कहा कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि एक पुरुष ने एक महिला से शादी की, उनकी शादी हम्म एक दिन भी नहीं चली। द नेक्स्ट डे ही ओह वेंट टू यूएस वो यूएस में रहते थे, लेकिन वो शादी हम्म से छुटकारा पाने के लिए उनको 50 लाख रुपए उस महिला को देना पड़ा। तो ये एक जी भयावह स्थिति जिस तरीके की हिंदुस्तान में होने जा रही है और हो भी रही है जब जब हम फैमिली कोर्ट्स जी की तरफ रुख करते हैं, जब हम हम्म उन अदालतों की तरफ जो स्पेशली फैमिली कोर्ट्स के लिए बनाए गए हैं, उनकी तरफ जब रुख करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम हम्म पाते हैं कि 11 साढ़े 11 लाख केसेस पेंडिंग है, तब हमको जी समझ में आता है कि इस देश की स्थिति और ये केसेस बहुत सालों से नहीं है, ये केसेस पिछले 10 वर्षों में भाई अब बहुत भयंकर तरीके से बढ़े हैं। तो अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, अगर ये बात नहीं की गई कि एक दूसरा वर्ग भी अब शोषित और वंचित होने जा रहा है, वो बहुत जी ज़्यादा उसको तमाम तरीके की अनैतिक और जी इल्लीगल चीज़ों में फँसाया जा रहा है, तो स्थितियाँ और भी भयावह अगले आने वाले वर्षों में होंगी। जी कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो कमजोर वर्ग है उसे लाभ मिले, लेकिन जब उसका दुरुपयोग होता है तो एक बहुत ही, एक जो कहते हैं एक बहुत बुरा दृश्य नजर आता है। इससे आपको नहीं लगता कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से डिप्रेशन है, आत्महत्या है, ये सब जो चीजें हो रही हैं, यहाँ रुद्र विक्रम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा
दहेज, फिर आपके तलाक, ऐसे जो प्रकरण आते हैं, तो घरेलू हिंसा के जो केसेस हैं उसके दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, जो आपने शुरू में बात की मानसिक जो एक इस तरीके की मैं कहता हूँ मानसिक हिंसा की बात करता हूँ, तो वो जो आज पुरुषों पर हो रही है और कभी महिलाओं पर हुआ करती थी मानसिक हिंसा। तो जी। डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली लोगों को ये समझ में आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ अगर कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ, फिजिकली मारपीट हुई, गाली-गलौज हुआ। हम्म। लेकिन हम्म। लेकिन जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस इसमें ना सिर्फ फिजिकल असॉल्ट को इंक्लूड करता है, गाली-गलौज को इंक्लूड करता है, बल्कि आपके मानसिक तनाव को भी इंक्लूड करता है। अगर कोई किसी महिला को कोई उसका ना सिर्फ उसका हस्बैंड बल्कि परिवार के तमाम अन्य लोग भी अगर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हिंसा तो मानसिक प्रताड़ना ही हुई, क्योंकि फिजिकल असॉल्ट और वो सब चीज़ों से आदमी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में उबर जाता है, दवाइयाँ लेकर बिल्कुल। उबर जाता है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना हम्म। जो होती है, उससे उबरना बड़ा बहुत मुश्किल होता है, हम्म। और उसी की वजह से जो तमाम तरीके की आत्महत्याएँ होती हैं, वो मुझे लगता है जी। कि मानसिक प्रताड़ना की वजह से ही होती हैं। और जी। तीसरा एक चीज़ और उसमें इंक्लूड है फाइनेंशियल। अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है अपनी पत्नी को फाइनेंशियली रूप से भी डिप्राइव कर रहा है, उसको फाइनेंशियली हम्म। अगर उसकी नीड पूरा नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरीके हम्म। का डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया हम्म। गया है। तो वो हम्म। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ फिजिकल असॉल्ट ही इंक्लूड है। डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में बहुत एक पूरा एक्ट है, और उसमें सारी चीज़ों को इसमें परिभाषित किया गया है। मानसिक प्रताड़ना से लेकर फाइनेंशियल डिप्राइवेशन से लेकर फिजिकल असॉल्ट से लेकर सब कुछ उसमें डिफाइन किया गया है। बस एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अब उसमें एक बदलाव उसको में किया जाना चाहिए कि उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए। हम्म। जिससे कि अगर अगर पुरुष भी अगर इस तरीके के किसी पुरुष को भी इस तरीके की शिकायत है, किसी पुरुष को भी इस तरीके की प्रताड़ना मिल रही है, तो कम से कम वो भी उसके पास भी कोई फोरम हो, कम से कम उसके पास भी कोई ऐसा कोई ट्रिब्यूनल हो, कोई कोर्ट हो, हम्म। जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को एड्रेस कर सके और उसको भी इन चीज़ों से निजात मिल सके। क्योंकि आज हम अगर हम बात करें, तब अगर हम गाँव को छोड़ दें, शहरों की बात करें, तो शहरों में लगभग 90 से लेके 99% महिलाएँ स्वावलंबी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो अपने पति पर डिपेंडेंट हैं और उन अपनी हम्म। पति की वजह से उनका घर का खर्चा चल रहा है। तो हम्म। और दोनों लोग अगर अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ भी इस वजह से, हालाँकि ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन इसकी वजह से बहुत इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। और उन इश्यूज़ क्रिएट में इश्यू जब क्रिएट होते हैं, तो उसमें ना सिर्फ़ महिला को ही इस तरीके की चीज़ें सुननी पड़ती है, बल्कि पुरुषों को भी इस तरीके की चीज़ें सुननी पड़ती हैं। जी। तो मुझे लगता है हम्म। कि अब समय आ गया है कि इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए, कि जिससे महिला को अगर समस्या हो, तो वो भी हम्म। अपनी बात कह सके, और अगर किसी पुरुष को समस्या हो, तो वो भी अपनी बात कह सके। जी, ये तो बड़ी चिंतनीय विषय है कि पुरुष जो है वो घरेलू हिंसा के दायरे में अभी तक नहीं लाए गए, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाए गए। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस में पुरुष के लिए कोई कानून नहीं। और एक और चिंता का विषय मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं 2015 से लेकर अभी 2024 तक के डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस फाइल हुए हैं, उनका जी। कन्विक्शन रेट, मतलब जब केस फाइल होता जी। है, केस फाइल कर जी। देना ही नहीं आप किसी को आप मुजरिम साबित कर देते। लेकिन जब कन्विक्शन होता है, मतलब फाइनली जब आपका केस डिस्पोज ऑफ होता है और जिसके खिलाफ आपने केस डाला होता है, अगर हम्म। उसको कोई सजा होती है या फिर कोर्ट ये कहती है कि हाँ, ये आपके साथ ऐसी प्रताड़ना हुई है, उनका हाँ। कन्विक्शन रेट मतलब हास्यास्पद भी है और चिंतनीय भी है कि कभी भी इसका कन्विक्शन रेट 17% 18% से ऊपर नहीं गया। 2015 से हम्म। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, तो 2015 में 14% था, फिर 12%, 15%, 13%, 14%, मतलब ये यही आंकड़े रहे हैं कन्विक्शन रेट का डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स में। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अगर, और मैं आपको एक बात और बताऊं, एक एक जी। एक रिपोर्ट भी है इस बारे में, और मैं मेरा अपना खुद का आकलन भी है कि जो महिलाएं वाकई में प्रताड़ित होती हैं, जो इन महिलाओं पर वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें हम्म। 80% महिलाएं कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाती हैं, कोर्ट तक नहीं हम्म। पहुंच पाती हैं। 20% जी। ही महिलाएं जिनका वाकई में प्रताड़ित होती हैं, वो कोर्ट तक जा पाती हैं। तो वो 20% महिलाएं जो वाकई में होती है, बाकी 80% आप ये सोच लीजिए कि वो फेक मामले कोर्ट्स में जाते हैं, और उन्हीं की वजह से जो इस तरीके की आत्महत्याएं या इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना हम्म। के केसेस पुरुषों के आ रहे हैं, वो उन्हीं हम्म। का नतीजा है। विवाह जैसे संस्था के लिए आजकल हम देखते हैं कि पुरुषों का रुख बदल रहा है। लोग विवाह से भी डरने लगे हैं, शादी जैसी संस्था से भी लोगों का विश्वास उठ गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं ये भी जिम्मेदार हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसीलिए मैंने सोचा द गोपा टॉक्स की ओर से मैं हर बार कोई नया विषय अपने दर्शकों के लिए लेते आई हूँ।
और मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ अच्छा मैं अपने दर्शकों को परोस सकूं। और मुझे लगता है कि ये विषय बहुत ही अनछुआ सा है, जिस पर हम खुल के बात नहीं करते हैं। और हम नारीवाद पे बात करते हैं, हम स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन पुरुषों के अधिकार, उनके हित और उनके कल्याण के बारे में कोई बातचीत नहीं होती है, जो बातचीत किए जाने की बहुत जरूरत है, बिना भेदभावपूर्ण तरीके से। ये जानना चाहेंगे दहेज मामले, हम अगर पिछले दशकों की बात करें तो दहेज मामलों में कई लोग पिस चुके हैं, और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अकारण दहेज केस में उसे फर्जी मामले में फंसाया गया अगर, तो ऐसे मामले में क्या विकल्प है, क्या कुछ संशोधन हुए हैं? देखिए, दहेज उन्मूलन एक्ट जो पहले था, उसके बाद आईपीसी में भी, जो इंडियन पीनल कोड में था, उसमें भी चेंजेज हुए। 498 ए धारा इंक्लूड की गई कि दहेज जो मामले हैं, दहेज के मामले रोके जाएं, दहेज के मामले ना बढ़े, दहेज की वजह से जो स्त्रियां मारी जाती थी, घरों में जला दी जाती थी, वैसे मामलों पर कंट्रोल किया जाए। और नतीजा ये हुआ कि फिर से वही क्योंकि दहेज लेना देना तो नहीं रुका। और मैं आपको इस पर बात करूं, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बताऊं कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। जब सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे, जो दहेज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, तो उसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, 5 साल की सजा है। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी जो जिला अदालतें हैं, उन्होंने इक्के दुक्के मामले हैं जहां पे अदालतों ने खुल के बोला है कि अगर आपने दहेज लिया था या आपने दहेज दिया था, तो आप पर भी केस चलना चाहिए। अगर आप किसी पर ये केस लगा रहे हैं कि उन्होंने दहेज लिया था, तो आपने दहेज दिया था, आप पर भी केस चलना चाहिए। और कुछ अदालतों ने खुलकर बोला और कुछ अदालतों ने केसेस फाइल भी कराए। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश की जिला अदालतों को इस पर खुलकर बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। और अगर कोई महिला इस बात का या किसी महिला का घर वाले इस बात की एफआईआर कराते हैं कि इन्होंने मुझसे इतने लाख दहेज लिए, तो उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि आपने दहेज क्यों दिया। क्योंकि अगर सिर्फ लेना अपराध है, तो देना भी अपराध है। और क्योंकि बात इसलिए नहीं होती क्योंकि उस पर कोई खुल के बोलना नहीं चाहता। क्योंकि एक जो पक्ष है, जो आप नारीवाद की भी बात कर रही थी, कि नारीवाद का एक जो विषय है, सब लोग इस पे बहुत संजीदा रहते हैं। हर कोई नेता है तो वो भी बोलने से कतराता है, कोई मिनिस्टर है वो भी बोलने से कतराता है, कोई जुडिशरी में वो भी बोलने से कतराता है, क्योंकि ये एक ऐसा पक्ष है जिसपे हर कोई कतराना चाहता है कि किसी विवाद में ना फंसे। लेकिन मुझे लगता है कि अब सबको इस बात पर खुल के बोलने की जरूरत है कि अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, मैं तो कहता हूँ कि वो कोई भी हो, ना सिर्फ पुरुष महिला, जो हम थर्ड जेंडर की भी बात करते हैं, उनकी भी कई बार अदालतों ने बात की, तो किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोला जाना चाहिए। किसी ये देखकर नहीं बोला जाना चाहिए कि ये महिला है या पुरुष। अब मुझे लगता है देश इस स्थिति में आ चुका है, हम अब इस सदी में जी रहे हैं कि अब यहाँ पे किसी का जेंडर देख के मुझे लगता है कि नहीं बोला जाना चाहिए। तो दहेज से रिलेटेड चीजों में, और एक मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट केस बताऊं, बहुत ही ऐतिहासिक केस है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दहेज के जब कानून बने, आईपीसी में प्रोविजन हुए, तो ये सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि तब स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे केसेस हमने बचपन में सुने होंगे, आपने अपने बचपन में सुना होगा कि बहुत सारी स्त्रियां जो है जाती थी और उनको आग में जला दिया जाता था दहेज नहीं लाने के चक्कर में, या फिर और दहेज के चक्कर में। तो ये जब प्रोविजन बदले गए, तो इतने फेक केसेस बढ़ने शुरू हो गए कि एक केस आया बिहार का कि उसमें उनके माता पिता, जो हस्बैंड था, उसके माता पिता यूएस रहते थे, वो सिर्फ शादी में आए थे और शायद शादी में भी नहीं आए थे, और उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली और उनको वारंट इशू कर दिया अमेरिका में उनको गिरफ्तारी करने के लिए। तब वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने तब सुप्रीम कोर्ट को, बहुत ही फेमस जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तब सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि ये जो है लीगल टेररिज्म शब्द इस्तेमाल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये लीगल टेररिज्म की तरह ये एक्ट हो गए हैं और इन पर विचार किए जाने की जरूरत है, इन पर अब बात किए जाने की जरूरत है। क्योंकि और देखिए, जो एक पहलू ये भी है कि जो पुलिस होती है, उसको अगर आपने ये कह दिया, अगर आपने एफआईआर लिखवा दी, आजकल मामलों में यही होता है। मैं आपको ये बहुत ही काली सच्चाई है कि अगर आपने किसी की एफआईआर में नाम लिखवा दिया, तो वो पुलिस वाला ये नहीं कहेगा कि पहले जांच करे और फिर एफआईआर में नाम लिखो, वो नाम लिख देता है। फिर उसके बाद जब वो चार्जशीट फाइल करता है,
तो परिवार वालों को ये कहता है कि आपका नाम निकल जाएगा, आप इतने पैसे दे दो, और उस एवज में वो पैसे लेता है ओह! और उन परिवार वालों का नाम निकाल देता है, क्योंकि अब इन मामलों में गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं। लेकिन पुलिस वालों को एक और मुद्दा मिल गया है कि अब उन लोगों का नाम निकालने के लिए वो बहुत सारे मामले मैंने ऐसे देखे हैं कि वो पुलिस कहती है कि आपका नाम चार्जशीट में नहीं फाइल होगा और आप इतने पैसे दे दीजिए। तो ये जो कुरीतियाँ फिर से एक पनप गई हैं, जिन मामलों को लेकर ये कानून बने थे, जिनके अधिकारों के लिए कानून बने थे, वो बहुत पीछे छूट गई हैं। वो उनकी कोई अब जी। बात ही नहीं करता। अब बात यहाँ आ गई है, पैसों के लेन-देन की बात आ गई है। किसी से पति से झगड़ा हुआ, किसी क्योंकि अब जी। पति-पत्नी है तो थोड़ा बहुत कहा-सुनी होती है, तो हुँ। उसको और उसके परिवार को, जितने भी लोग चाचा, मामा, ताता, हुँ। ताई, ताता, फूआ, बुआ, फूफा, सब पे केस फाइल कर दिया जाता है। इनफैक्ट उन लोगों पर भी केस फाइल किया जाता है, जो उनसे वो महिला कभी मिली भी नहीं होती है। हुँ, तो हुँ। ये इस तरीके की जो चीज़ें अब देश में हो रही हैं, इस पे बहुत सारे कोर्ट्स ने भी बोला, ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी, हाई कोर्ट्स ने भी बोला है कि इसमें हुँ। और एडवोकेट से भी अनुरोध किया है कि आप लोग उसमें अ, इन ऐसे मामलों में घी डालने का काम मत कीजिए। अगर आपके पास ऐसे कोई मामले आते हैं, तो हुँ। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को आप एफआईआर लिखवाइए या उन्हीं लोगों को उस मामले में लीजिए कि जिन्होंने वाक़ई में ऐसा कुछ किया है। क्योंकि बहुत सारे हुँ, एडवोकेट्स भी ऐसी हुँ। सलाह दे देते हैं कि आप इनको भी इंक्लूड कर लो, इनको भी इंक्लूड कर लो। तो जी। एडवोकेट्स को भी ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि आप इसमें घी डालने का काम ना करें, क्योंकि ये हुँ। घरेलू मामले हैं। घरेलू मामलों को अगर क्योंकि आज भी कोर्ट्स में प्रोविज़न है कि घरेलू मामला कोई आता है तो सेटलमेंट का प्रोविज़न दिया जाता है कि आप सेटलमेंट देख लीजिए, अगर जी। आपका भी सेटलमेंट हो सकता है तो हुँ। सेटल कर लीजिए मामला। तो हुँ। इन मामलों को अब दूसरे नज़रिए से कुल मिला के मेरा ये कहना है कि देखे जाने की ज़रूरत है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये करप्शन का एक प्रकार ही है। आपको नहीं लगता कि कार्यपालिका और जो लोकतंत्र का जो चौथा और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है मीडिया, तो यहाँ पे मतलब कार्यपालिका के किसी भी उसके एग्जीक्यूशन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और मीडिया ट्रायल जो आज हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं इनका क्या रोल हो सकता है, इनकी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ऐसे केसेस को डील करते समय? क्योंकि आजकल तो देखिए आप देख रहे हैं कि मीडिया खुद ही फैसला सुना देता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो मुझे लगता है कार्यपालिका की ही होनी चाहिए। विधायिका की भी अब ज़िम्मेदारी आ गई है हालाँकि कि विधायिका कोई कानून, क्योंकि अब जब हम कोर्ट्स के पास ऐसे मामले लेके जाते हैं, तो कोर्ट्स के भी हाथ बँधे हैं, क्योंकि कोर्ट्स कहती है कि जब हमारे पास कोई कानून ही नहीं है, तो हम कोई ऐसा जो कानून है, उन्हीं कानूनों की रक्षा करने के लिए कोर्ट्स हैं, ना कि कानून बनाने के लिए। तो हालाँकि बहुत हुँ। सारे मामलों में कोर्ट ने कार्यपालिका को आदेश भी दिए हैं, विधायिका को आदेश भी दिए हैं कि आप जो है, ये कानून बनाइए या इन कानूनों का पालन करिए। लेकिन हुँ। काम तो विधायिका का ही है और कार्यपालिका का ही है कि जो कानून बने हैं और जिस लक्ष्य से बने हैं, जिस पर्पज़ से बने, उन पर्पज़ को अचीव किया जाए। लेकिन कानून बनते-बनते फिर उनका एग्ज़ीक्यूशन होते-होते जिस लक्ष्य हुँ। के लिए कानून बने होते हैं, उस लक्ष्य से बहुत इतर हो जाते हैं और उनका उपयोग और दुरुपयोग कहीं और किन्हीं और चीज़ों में होने लगता है। तो जी, इनका कार्यपालिका का तो बहुत बड़ा रोल है। दूसरा आपने जी। बात करी चौथे स्तंभ की, तो चौथे स्तंभ की भूमिका हमेशा, चाहे वो कोई भी विषय हो, बहुत ही एक मैं कहता हूँ कि बारीक धागे से बंधी होती है। अगर वो उसने अपनी ज़िम्मेदारी हुँ। सही तरीके से निभाई किसी मामले में, तो उस मामले में बहुत बदलाव भी देखे हमने। अगर मीडिया ने बहुत अच्छी भागीदारी से काम किया है, तो हुँ। बहुत बदलाव भी हुए हैं देश में, बहुत बड़ी क्रांतियाँ भी हुई हैं देश में। लेकिन हुँ। अगर वही एक बायस्ड होके काम करती है या फिर उसको लगता है कि इस मामले में कुछ है नहीं, अगर अगर कोई इसमें कोई जाति धर्म का एंगल नहीं है, इसमें कोई वैसा एंगल नहीं है, तो हुँ। उन मामलों को वो छोड़ देती है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी इस बात की देखने की जाने की ज़रूरत है कि वो भी इन बातों को करे, क्योंकि अब जेंडर न्यूट्रल अगर हम बात करते हैं, तो जेंडर न्यूट्रल कानून पूरे देश में या पूरे विश्व में अब बात होनी शुरू हो गई है। तो जी। जब तक वो बात नहीं करेंगे, तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और जो प्रताड़ना होती है स्त्रियों के लिए, क्या पुरुषों के लिए कार्यस्थल पर कुछ नियम या कानून कुछ हैं? देखिए जो महिलाओं के प्रति जो कानून है पॉश, जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हुँ। हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट हुँ। 2013, जो कि हुँ। विसाखा गाइडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू की थी। जी। उसके हुँ। बाद देश की संसद को एक कानून बनाना पड़ा था 2013 में, जिसको हम जी। प्रिवेंशन ऑफ हुँ। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस हुँ। एक्ट कहते हैं। हुँ। लेकिन उस कानून में भी दुर्भाग्य कहूँगा कि वो सिर्फ़ महिलाओं तक ही सीमित है। हालाँकि जी। उसको
जेंडर न्यूट्रल इस तरीके से बनाया गया है, थोड़ा-सा बनाने की कोशिश की गई है कि जी। अगर किसी महिला का उत्पीड़न अगर कोई पुरुष करता है, तो ही वो सिर्फ़ वो अपराध नहीं होगा, बल्कि अगर किसी हुँ, महिला का किसी कोई महिला भी अगर प्रताड़ना करती है मानसिक रूप से या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट करती है, तो भी हुँ। वो इस जो कानून है पॉश एक्ट उसके तहत वो जी, अपराध माना जाएगा। हालाँकि जो जी। नए कानून आए हैं भारतीय न्याय संहिता उसमें भी जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई, बट जेंडर न्यूट्रल हुँ, ये बनाने की कोशिश की गई कि किसी महिला ही अगर यौन शोषण करती है या फिर कुछ ऐसे हुँ। आपत्तिजनक अच्छा। टिप्पणियाँ करती है, गाली-गलौज करती है, तो उस हुँ। पे अपराध पहले पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल पुरुष करते जी। थे तो अपराध माना जाता था। लेकिन अब जो आईपीसी के बाद जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता में इस जी। बात को इंक्लूड किया गया है और पॉश हुँ, एक्ट में भी ये बात कोर्ट्स ने परिभाषित की कि कोर्ट ने ये माना कि हुँ। नहीं महिला का महिला के खिलाफ भी यौन शोषण माना जाएगा। लेकिन जी, पुरुषों के लिए अभी भी मैं मानता हूँ कि उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है जी। और उसमें भी और अन्य कानूनों की तरह उसमें भी बदलाव किए जाने की या जेंडर न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से समय बीतने के बाद जो आरोप लगा दिए जाते हैं, उसमें कुछ सच्चे भी होते हैं, सही भी होते हैं और कुछ फर्जी भी होते हैं। इसे आप किस तरह देखते हैं कि समय बीतने के बाद जो आरोप लगाए जाते हैं, उनकी प्रासंगिकता किस प्रकार होती है? उसमें क्या कुछ प्रावधान होते हैं पुरुषों के पक्ष में या उनके खिलाफ? देखिए बहुत सारे मामले समय बीतने पर इसलिए भी लगाए जाते हैं कि जब जब किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है, तो शायद हुँ, वो महिला उस स्थिति में या उस मनोस्थिति में नहीं होती है या फिर अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयी है और उसकी हो हुँ। सकता है फाइनेंशियल कंडीशन घर में इतनी खराब है कि अगर उसने जी। अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेन की तो हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए और नौकरी चली जाए हुँ, तो उसका घर पालना-पोसना मुश्किल हो जाएगा। तो हुँ। ऐसी परिस्थितियों में मैं मानता हूँ कि समय के बाद भी इसीलिए जितने भी कानून जैसे हम पॉश एक्ट की भी बात करें तो पॉश एक्ट भी एक हुँ। समय देता है कि आप इतने से इतने समय तक आप कंप्लेन कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप इमीडिएट जी। कंप्लेन कर रही हैं तभी तभी ये माना जाएगा कि हाँ। आपकी कंप्लेन जायज़ है, आपकी हुँ, कंप्लेन ठीक है। हुँ, तो बहुत ज़्यादा अगर आप या फिर अ, किसी चीज़ से प्रेरित होकर अगर आप कंप्लेन करती हैं समय बीतने के बाद, हुँ, अगर आपको किसी मोटिवेटेड से क्या या इल मोटिवेशन से आप करती हैं कि आपको किसी को फँसाना है, आपको किसी से हुँ, दूसरे आपका मान लीजिए किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके बाद उससे झगड़ा हो गया, फिर हुँ। आपने अगर उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताए हैं, तो उनके खिलाफ अपना केस फाइल कर दिया, तो मुझे हुँ, लगता है वो एक कानूनों का दुरुपयोग है। लेकिन अगर जी। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप उस मनोस्थिति में उस समय नहीं थी कि आप कंप्लेन कर सकती थी या फिर ऐसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थी या फिर ऐसी आप ऐसे चक्र थे या फिर ऐसी परिस्थितियाँ थी जब आप नहीं कर पा रही थी, तब तो मुझे हुँ, लगता है कि जायज़ है आप समय बीतने के बाद या आप जब आपको लगता है कि अब जी। मैं लड़ सकती हूँ क्योंकि देखिए कानून ऐसे भी हैं हमारे देश की एक दुर्व्यवस्था ये ऐसी भी है कि सिर्फ केस फाइल कर देने से आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको केस लड़ना भी पड़ेगा और वो कब तक लड़ना पड़ेगा वो ना आपको पता है, ना आपके वकील को पता है, ना जज साहब को पता है। तो जी। ये भी हो सकता है कि एक महिला जब उस स्थिति में आ जाती है, जब उस अंतर्दशा उसकी ये कहती है कि नहीं अब मैं लड़ने के लिए ठीक हूँ, अब मैं लड़ सकती हूँ, तब हो सकता है कि वो अपनी मनोस्थिति बनाए और वो केस फाइल करे। तो कुछ मामलों में ये मैं इसको जायज़ मानता हूँ और कुछ मामलों में इसको मैं बहुत नाजायज़ मानता हूँ। जी। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपसे जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है निश्चित रूप से पुरुष वर्ग ही नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश भी जा रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जिस तरह राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करके महिलाओं के फेवर में बहुत सारी चीज़ें की। क्या ऐसे राजा राम मोहन रॉय की ज़रूरत है पुरुषों के लिए समाज सुधार करने की? क्या कुछ कानून में बदलाव या प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे पुरुषों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके? देखिए बिल्कुल कानून में बदलाव लाए जाने की ज़रूरत है, कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की ज़रूरत है और मुझे लगता नहीं कि इसके लिए किसी राजा राम मोहन राय की ज़रूरत है। इसके लिए अगर देश की विधायिका जिसको हम चुनते हैं, जिसके लिए संविधान उनको पावर देता है, हम उनको चुनकर इसीलिए भेजते हैं कि हमारे लिए वो कानून बनाए और बिल्कुल। संविधान में इसीलिए प्रोविज़न है कि आप समय दर समय इसको बदल सकते हैं, कानूनों में इसीलिए प्रोविज़न है कि आप समय दर समय बदल सकते हैं। जी। क्योंकि
स्थितियां परिस्थितियां हमेशा एक तरफा नहीं होती है। स्थितियां परिस्थितियां एक जैसी हमेशा नहीं होती हैं। हो जी। सकता है आज के 25 साल पहले स्थितियां हुँ, बहुत खराब रही हों, आज हुँ, 25 साल बाद स्थितियां कुछ वैसी हैं, अगले 25 साल बाद जी, स्थितियां बहुत ही वर्स्ट हो जाएं। तो हुँ, स्थितियां परिस्थितियां देखकर देश की विधायिका को जागना चाहिए, देखना चाहिए और कानून बिल्कुल बदलाव लाए जाने की जरूरत है। और अगर जी। बदलाव नहीं हुए तो मैं आपको हो सकता है हम लोग 10 साल बाद अगर हम लोग रहें तो ये देखेंगे कि 10 साल बाद कितनी भयावह स्थिति इस देश में होने जाएगी। रुद्र विक्रम सिंह जी, इंटरनेशनल मेंस डे के इस खास मौके पर आपसे बड़ी सार्थक चर्चा हुई। आप युवाओं के लिए भी एक रोल मॉडल हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छे वकील हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे युवाओं के लिए जो पुरुष हैं और लड़के हैं, क्योंकि हर साल थीम बदलता है, उसमें पुरुषों का मेंटल हेल्थ, उनकी शारीरिक स्थिति, उनके योगदान को भी हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और ये चाहेंगे कि आप हमारे युवाओं के लिए कुछ अच्छा संदेश दें, जिससे वो अपने हितों की रक्षा कर सकें, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। देखिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि ये देश जो है युवाओं का देश है। ये देश और अब ऐसा आंकड़े भी हैं कि ये देश जो है जी, सबसे ज़्यादा युवा अगर इस कोई है देश तो भारत देश है। उस युवा में मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ़ महिलाओं को सिर्फ़ पुरुषों को मानता हूँ, महिलाएँ भी महिला युवतियों जी, को भी मैं मानता हूँ और मुझे लगता है कि मैं दोनों को ये एक मैं संदेश तो नहीं, एक मैं अनुरोध बिल्कुल करना चाहूँगा कि आपके मानसिक स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में, देश में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको सब जी, कुछ बलिदान करके अगर आपको मानसिक शांति मिले, तो आपको वो कर लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, तो मैं अब उसको हुँ, अगर मेरे साथ इसने 2 महीना गलत किया, तो मैं अब अपना अगला 2 साल उसको बर्बाद करने के लिए अपना 2 साल लगा दूँगी। तो मुझे लगता है कि जी, एक क्षमा वाली स्थिति में हमको आना चाहिए। बहुत अगर आपके साथ हुँ, ज़्यादती हुई है, तो बिल्कुल उसको भी सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है। जी, लेकिन जैसा हम अपने जो हमारे धर्मशास्त्र, पुराण ये भी बहुत सारी कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा जो करता है वो हुँ, बड़ा होता है। तो इस हुँ, प्रवृत्ति को मुझे लगता है कि थोड़ा छोटे-मोटे केसेस को लेकर अदालतों में नहीं जाना चाहिए। छोटे-मोटे हुँ, केसेस को बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए जी, क्योंकि आप जब आप कोर्ट जाते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष, आप जब आपका भी मानसिक प्रताड़ना होती है। ऐसा नहीं कि जो महिला बिल्कुल, कोर्ट जाती है, केस करती है, तो उसकी मानसिक प्रताड़ना नहीं, उसकी भी मानसिक प्रताड़ना होती है, उतना ही जितना हुँ, पुरुष की होती है। थोड़ा बहुत हो जी, सकता है कम हो, लेकिन होती ज़रूर है। तो जी, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो लिटिगेशन जिस तरीके से फैमिली कोर्ट्स में बढ़ रही है, उस लिटिगेशन को कम करके अपना एक जी, जो अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। एक विदाउट एनी लिटिगेशन ज़िंदगी जीने की मैं एक एडवोकेट होने के बावजूद मैं हमेशा सबको यही सलाह देता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी विदाउट एनी लिटिगेशन है, तो आपकी ज़िंदगी समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से बहुत खुश हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की अदालतों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसा हम कल्पना करते हैं कि अगर हम आज जाएँगे हुँ, तो कल हम केस जीत के आ जाएँगे, हमको बहुत बड़ी फ़तह हासिल हो जाएगी। वो जी, ऐसा होने वाला नहीं है, आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों से बचें, छोटे-मोटे मसलों को आप अगर सुलझा सकते हैं खुद से बात करके, अपने सगे-संबंधियों से बात करके, तो उसको करें, जिससे कि आप जी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अगर आप मानसिक रूप से जी, स्वस्थ रहेंगे, तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं और इस दुनिया जी। में खुशहाल रह सकते हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार और फिर से आपको इंटरनेशनल मेंस डे की खूब सारी शुभकामनाएँ और आपने आज इतनी सार्थक चर्चा की और अपने अपने कीमती समय में से वक़्त निकाला और गोपा टॉक से बातचीत की। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत आज की हमारी जो चर्चा है उससे लाभ मिला होगा। आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों तो आज का कार्यक्रम आपने देखा, कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समानता का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार, अवसर और सम्मान में बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। समानता का अर्थ दोनों के बीच समानता से अधिक संतुलन और न्याय को सुनिश्चित करना है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनकी इन्हीं विशेषताओं और भूमिकाओं को सम्मान करना और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।